नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हमने राजस्थान का जो अफवाह तंत्र था उसके बारे में चर्चा की थी और लगभग मेरे हिसाब से 2-4 पॉइंट छोटे मोटे छोड़ दो तो लगभग सारी की सारी नदियां मैंने अच्छी तरह आपके क्लियर करवा दी। अब एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपके किसी भी नोट्स वगैरह में नहीं था और वो क्वेश्चन क्या था, वो एक बार नदियों का थोड़ा सा देख ले ताकि आगे के आपके जो क्वेश्चन हैं वो ध्यान में आए। बाई चांस हमारा नहीं पढ़ा हो तो भी हम उसका उत्तर कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि रणकपुर के जैन मंदिर, सिर्फ इतना ही दिया हुआ था एग्जाम में कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे है। पहला ऑप्शन था बनास, नंबर 2 पे था खारी, नंबर 3 पे था कांतली और नंबर 4 पे था मथाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे है। इससे पहले कभी भी इस नदी के बारे में नहीं पढ़ा गया था, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग रखते हो तो आपको सबसे पहले उस जगह पे जाना है कि रणकपुर के जैन मंदिर है कहाँ। तो आप कहोगे भाई रणकपुर के जैन मंदिर तो पाली में है, इसका मतलब ये नदी पाली में तो बहती है। आपको पता है बनास पाली में नहीं बहती, खारी भी पाली में नहीं बहती और कांतली भी पाली में नहीं बहती। उत्तर अपने आप ही क्या हो जाता, मथाई। तो आप इसको भी नोट कर लेना, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, आपके मथाई नदी के किनारे है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कोई जगह दे दे, मानो रणकपुर के जैन मंदिर की जगह कोई और दूसरी जगह दे दे, तो सबसे पहले आप क्या करो, वो जगह कहाँ पे है वहाँ चले जाओ और फिर नीचे जो नदियाँ दी गई है उसमें से देखो वहाँ कौन सी नदी बह रही है। नो डाउट 2 या 3 नदियाँ तो ऐसी आएगी आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ बहती नहीं है। जैसे पश्चिमी राजस्थान की कोई जगह दे देते हैं, नो डाउट चंबल है, बनास है, ठीक है, खारी है या काली सिंध है, पार्वती है, ये नदियाँ इस तरफ नहीं बहती। तो आप ऑप्शन में आराम से 2-3 नदियों को तो वही बाहर कर सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें। खारे और मीठे पानी की झीलें। तो पहला मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुने। मैं कहता हूँ, आप बताना सत्य है या असत्य। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, यानी तुलनात्मक रूप से मीठे और खारे में ज़्यादा कौन सी है। ये वाक्य सही है या गलत? तो ध्यान रखें, ये वाक्य होगा गलत। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नहीं है, राजस्थान में सर्वाधिक है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान के हम ये अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान में ही खारे पानी की झीलें पाई जाती है। आपने भौतिक भूभागों में पढ़ा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष है। लेकिन ज़्यादातर झीलें जो है उस रेगिस्तान से उस तरफ चले जाओ, आप मैदान में चले जाओ, आप पठार में चले जाओ, अरावली के आसपास के एरिया में चले जाओ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा झीलें हैं और वो जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी क्या है, मीठे पानी की। तो याद रखें, तुलनात्मक रूप से दोनों में से ज़्यादा झीलें कौन सी है? हाँ, मीठे पानी की। अब अगला क्वेश्चन यहीं से ले लो, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला जिला। नो डाउट आपको पता है झीलों की नगरी कौन सा है, उदयपुर। तो सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की झीलें हैं वो आपके उदयपुर में, और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो हमारे नागौर में। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? आपके नागौर के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो नहीं आता। ये पूछ लेते हैं सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे है? आपके नागौर में। फिर एक बात ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। 2 सी चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन का प्रकार क्या आता है जो 99% सबसे पहले क्लियर कर लेना। उसमें से आपको 4 झीलें देंगे, उनमें आपको 4 झीलें देंगे जिसमें से पूछेंगे निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है या निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक को याद कर लें, भाई कम कौन सी है? खारे पानी की। तो हम खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं उनको एक बार याद करें, फिर मीठे पानी की अपने आप याद हो जाएगी। तो खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले। तो सबसे पहले राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? नो डाउट पूरे राजस्थान में आपके ध्यान में होगा, एक ही सूत्र चल रहा है अभी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इससे लगभग आपके राजस्थान की जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो क्लियर हो जाती है। एक जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुने। सा से सबसे पहले आपको पता है सांबर, डी से हम जहां का मैं हूं, डीडवाना। डीडवाना एक खारे पानी की झील है।
का से ध्यान रखना कावोद, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। ये कावोद की झील है ना, ये जैसलमेर में है। फिर कैसे एक कर दो कच्छोर, ये जैसलमेर में। एक है काछोर, ये सीकर में। अब कई लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, इन मात्राओं में चले जाते हैं, कच्छोर यहाँ, काछोर यहाँ। नो डाउट अगर कच्छोर दे दे और ऑप्शन में जैसलमेर नहीं हो, नो डाउट उत्तर सही हो जाता है सीकर। हम जीके का एग्जाम दे रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ऐसी त्रुटि नहीं होगी। अगर कच्छोर दे देते हैं तो दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये भी आप क्लियर कर लेना। तो ज़्यादा नहीं है, आप तो एक याद कर लेना कि कच्छोर एक तो जैसलमेर में और एक कहाँ पर है, सीकर। तो 3 ये खारे पानी की झीलें हो गई यहाँ पे। कैसे, फिर देखो पैसे, पैसे पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है। आगे हम सब पढ़ेंगे इनके बारे में। लू से लूणकरण सर, लूणकरण सर आपको पता है बीकानेर, राजस्थान का राजकोट है ना लूणकरण सर, मूंगफली उत्पादन के लिए, याद रखना। मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का जाने जाने वाला जो क्षेत्र है वो लूणकरण सर है। लूणकरण सर एक खारे पानी की झील भी है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये है उत्तरी राजस्थान में। इसके बाद इस झील का मैं आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। उत्तरी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील है वो है लूणकरण सर। बस ये झील खत्म हो गई यहाँ। उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सांबर मत कर देना, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपके लूणकरण सर, जो है बीकानेर। और वापस आपको फसलों में भी मैंने बताया था, लूणकरण से आप और याद कर लेना, 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके झील वाला हो गया, दूसरा फसलों से हो जाता है, कौन सा, राजस्थान का राजकोट, मूंगफली उत्पादन के लिए लूणकरण सर। और एक राजस्थान में कहते हैं कलयुग का करण, लूणकरण, कलयुग का करण। बीकानेर के शासक है ना आपके लूणकरण जी, उनको कहा जाता है कलयुग का करण, याद रख जाएगा। 3 क्वेश्चन होते हैं लूणकरण के, तो लूणकरण के नाम से तीनों याद कर लें। कलयुग का करण कहते हैं। राजपूताने का जो करण है वो राय सिंह जी को कहा जाता है। इनको कहा था बिट्ठू सूजा ने, और उनको कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, थोड़ा देख लेना, साथ ही उतार लेना इनको, देखना क्या है। लू से आगे कु से कुचामन, हमसे जस्ट आपके 40 किलोमीटर दूर है कुचामन, और कुचामन के जस्ट पास में है नावा। कुचामन के जस्ट पास में थोड़ा सा दूर चले जाओ, 10 या 15 किलोमीटर आपके नावा। तो कुचामन और नावा को दोनों को आप साथ रखें, दोनों नागौर की जगह है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण फार्म यहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण फार्म, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इन झीलों का हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपके नावा के अंदर। क्लियर हो गया। फिर आप आ जाओ तासे, तासे ताल छापर। ताल छापर आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, काले हिरणों के लिए जो फेमस जगह है चूरू की, ताल छापर। तो ताल छापर एक खारे पानी की झील है, और कृष्ण मृगों के लिए फेमस आपके एक अभ्यारण्य भी है, वो कौन सा है, आपके ताल छापर। दोनों क्वेश्चन यहाँ क्लियर करें। फासे ले लो फलोदी, फलोदी आपको पता होगा जोधपुर में है, तो फलोदी भी एक खारे पानी की झील है। डेसे, ये भी नागौर की झील है भाई, डेगाना। डेगाना कहाँ है, हमारे नागौर में है, तो ये भी एक नागौर में खारे पानी की झील है। और एक रेस ले लो रेवासा, रेवासा सीकर, रेवासा कहाँ पर है, आपके सीकर में। अब आप देखें, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है, नो डाउट आप देख लेना, ये मिलेगा रेवासा। रेवासा मीठे पानी की झील नहीं है। आपको अगर मैं इनमें से कहूँ ना कि अगर छांटने में आएगा, नो डाउट आपको आएगा रेवासा। रेवासा के अलावा आज तक के क्वेश्चन में पंचभद्रा, सांबर, ऐसे तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है रेवासा जो है वो एक खारे पानी की झील है, और कहाँ पर है, आपके सीकर के अंदर है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और सीकर की एक और है पीथमपुरी झील। ये पीथमपुरी झील जो है ना, ये सीकर में है भाई, और आपको याद रखना है ये भी आपके क्या है, खारे पानी की झील। ये भी क्या है, आपके खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झीलें इतनी है, वापिस देख लेना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ेरे से आपको ध्यान रखना है सासे सांबर, आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सांबर को आपको पता है मुख्य रूप से जयपुर में है। डी से डीडवाना, यह है नागौर के अंदर, यहाँ का हूँ मैं डीडवाना का, तो ये हमारे खारे पानी की झील है भाई। जब मेरी पोस्टिंग थी यहीं पास में, तो रोज़ उस झील से आना जाना रहता था हमारा। ठीक है। का से आपको याद रखना है ये मोस्ट है,
कावोद झील जो है वो जैसलमेर में है, कच्छोर झील भी जैसलमेर और काछोर झील सीकर। नामों के अंतर में मत जाना, आप मुझे ये नहीं करना कि सर कई जगह काछोर जो है वो सीकर लिखा हुआ है, नो डाउट दोनों ऑप्शन में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 झीलें ये हो गई। पैसे, पंचभद्रा, बाड़मेर वाली। लू से लूणकरणसर, फिर लूणकरणसर को हम आगे नहीं पढ़ेंगे। लूणकरणसर को आपको इतना याद रखना है, उत्तरी राजस्थान की सबसे मीठे पानी खारे पानी की झील। फिर राजस्थान का राजकोट, किसके लिए? मूंगफली उत्पादन के लिए। फिर कलयुग का करण, लूणकरण, राव जेतसिरो छंद में बिट्ठू सूजा ने नाम दिया था। राव जेतसिरो छंद में किसने नाम दिया? बिट्ठू सूजा ने। और राय सिंह जी को कहा जाता है राजपुताने का करण, मुंशी देवी प्रसाद ने। इनको साइड में अटकाते रहो। लूणकरण सर से 3 ही तो क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपने याद यहीं कर लिए। चलिए फिर आपके कुसे कुचामन, मैंने बताया था कुचामन के जस्ट पास में हमारे नावा है, तो कुचामन और नावा दोनों खारे पानी की झीलें हैं। और नावा से आपको याद रखना है राजस्थान का पहला आदर्श लवण फार्म जो स्थापित किया गया है वो नावा में किया गया, ठीक है। फिर ता से ताल छापर, ताल छापर वही कृष्ण मर्ग वाला, तो यहाँ से तो आएगा नहीं, कृष्ण मर्ग से पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से वो याद रखना है, ठीक है। फिर फा से फड़ोदी कर लेना। डे से डेगाना, डेगाना भी नागौर की जगह है एक, ठीक है। और फिर रे से आप कर लोगे रेवासा। और फिर आपको एक याद रखना है पीथमपुरी झील, मोस्ट झील है भाई। पीथमपुरी झील जो है ना वो आपके किसकी है? खारे पानी की झील है, जो कहाँ पर है? आपके सीकर के अंदर। ये राजस्थान के खारे पानी की झीलें हैं। सूत्र से आप देख लेना, लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और देखें, कुछ क्या है कि बड़े बड़े रन हैं जिनके बारे में पूछ लेते हैं। रन में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि रन, टाट या डाड ये होते क्या हैं, तो मैंने उस समय भी बताया था ये लवणीय गर्त है। मतलब 2 बालुका स्तूपों के मध्य जब वर्षा का पानी इकट्ठा होकर खारी पानी के जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जो लवणीय खड्डे बन जाते हैं, उनको कहा जाता है रन, टाट या डाड। ये एग्जाम में आ चुका है। डाड है तो लवणीय गर्त है, टाट कहते तो लवणीय गर्त है, और रन का मतलब भी लवणीय गर्त है। फेमस लवणीय गर्तों की अगर मैं बात करूँ ना, बाप का नाम आता है भाई, बाप है जोधपुर, ठीक है। पोखरण, पोखरण है आपके जैसलमेर। अब पोखरण ध्यान रखना, कई बार आ जाता है कि निम्न में से खारे पानी की झील है। पोखरण खारे पानी की झील अपने आप ही हो गई, ये बड़ा सा एक गर्त बना हुआ है, तो आपको कह देना कि भाई पोखरण, तो पोखरण भी खारे पानी की झील ले लो आप, बाप भी क्या ले लो? खारे पानी की झील में ले लेना। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो हम कई बार क्या करते हैं, झीलों में नहीं पढ़ते पोखरण को, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की जो लगभग जगह होगी आपको पता है, अगर वो खारे पानी की होगी, तो जैसे जैसलमेर में आपके पोखरण वाला एरिया आ जाए, आपके फड़ौदी का एरिया आ जाए, फड़ौदी भी एक बहुत बड़ा रन है, और वैसे आपके खारे पानी की झील भी है। तो ऐसे आप छोटे मोटे अगर पश्चिमी राजस्थान का कोई भी नाम मिलता है और आपसे पूछ ले कि भाई छोटे छोटे झीलें तो बनी हुई है, सबके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा इतना नॉलेज तो है कि पश्चिमी राजस्थान का अगर कोई नाम आ रहा है तो हम वहाँ खारे पानी की झील में जाएंगे, मीठे में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखें। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक बताया था, ये तीनों को नोट कर लेना। मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है वो खारे पानी की झीलें हैं, कुछ वो अपवाद को छोड़कर। अब देखो अपवाद का मतलब है ये मीठे पानी की झीलें होगी आपके, तो इनको आप यही याद कर लो कि ये है मीठे पानी की झीलें जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नंबर 1 सबसे ज्यादा बालसमंद। बालसमंद आपको पता है जोधपुर में। कायलाना, कायलाना भी कहाँ पर है? जोधपुर। ये तो फेमस है आपके कायलाना झील। तो कायलाना झील का जो निर्माण है वो सर प्रताप ने करवाया था, इसलिए इसको प्रताप सागर कहते हैं भाई, प्रताप सागर झील। एग्जाम में मैंने कई बार देखा है 4 झीलों में जब मिलाने को देते हैं तो एक नाम दे देते हैं प्रताप सागर झील। तो प्रताप सागर झील नाम जैसे भी आता है लोग क्या करते हैं उसको चित्तौड़ के साथ मिला देते हैं, क्योंकि राणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ या उदयपुर यहाँ की झीलों के साथ, लेकिन आपको नहीं लेना है। प्रताप सागर झील आपको जोधपुर करनी है। ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट का। आपको खुद को पता है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ा होता और आपको कहते कि प्रताप सागर झील को आप मिलान करो, नो डाउट या तो आप उदयपुर से मिलाते या चित्तौड़ से मिलाते, शुरुआत ही गलत हो जाती। हमें ध्यान रखना है कायलाना को हम प्रताप सागर झील भी कहते हैं, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। बीकानेर वाली कोलायत,
कोलायत। बीकानेर की जो कोलायत झील है वो भी आपको पता है मीठे पानी की है। मतलब यहीं पे क्वेश्चन क्लियर कर दो, शुरू के 10 मिनट में ही अपने ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, झीलों से कोई क्वेश्चन आए हम वहीं पे पूरा कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखो पलाया झीलें, ये हमने एक तरह का रिवीजन ही मैं करवा रहा हूँ। आपको पता है कि हमने जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण के लिए जो बनाई जाने वाली झीलें थी उसको पलाया झीलें कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं खड़ीन। तो ये जो खड़ीन है या ये पलाया झीलें हैं ये जैसलमेर में पाई जाती है, मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा जैसलमेर में है बुज झील, बुज झील भी मीठे पानी की झील है। और इसके अलावा गढ़सीसर, ये भी जैसलमेर की है और इसको तो आप इस कैटेगरी में ले लो। गढ़सीसर झील का जितनी बार क्वेश्चन आता है, मैंने तो भाई इस झील का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम अनुमान ही नहीं लगाते हैं कि गढ़सीसर जो है वो आपके जैसलमेर में है और एक मीठे पानी की झील है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पलाया झील है जिसको आप खड़ीन कहते हो, जल संरक्षण की विधि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती थी। राजस्थान के भौतिक भूभागों में मैंने काफ़ी इनके बारे में बता दिया है आपको, फिर रिवीजन ही करा रहा हूँ। बुज झील हमने नदियों में पढ़ ली है ना, कांकनी जिसको आप मसूरदी नदी कहते हो उसके द्वारा बनाई जाती है। और गढ़सीसर, ये मोस्ट कर देना, गढ़सीसर झील है ये जैसलमेर में है और ये मीठे पानी की झील है। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि निम्न में से मीठे पानी की झील है या निम्न में से खारे पानी की झील है, वहाँ ये सारा का सारा मामला यहाँ से घूमता है। और एक ये झील आपके बहुत ही मोस्ट है, बाढ़समंद झील। कायलाना का सबको पता है, तो मैं अगर ये कहूँ कि कायलाना अगर मैं नहीं बताता तो भी आपके गलत नहीं होता, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको याद करो आप। प्रताप सागर झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। और ये कोलायत वाला सबको पता है। तो हमने खारे पानी की झीलें और कुछ पश्चिमी राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलों में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, 3 झीलें पढ़नी है, सिर्फ 3 झील पढ़नी है। तो पहली जो झील मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पता है जयपुर, अजमेर और अपने ये रहा हमारा नागौर। और यहाँ पर जो झील फैली हुई है उस झील का नाम है सांबर झील, ठीक है। तो 3 जिलों में है और मुख्य रूप से आपको उत्तर क्या करना है? जयपुर। सांबर झील का विस्तार पूछा गया था एग्जाम में एक बार, कितने जिलों में? 3 में है मुख्य रूप से। आपको याद क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि भाई मुख्य रूप से तो आपके जयपुर में। पहले मैं सांबर झील के बारे में बताऊंगा और फिर सांबर क्षेत्र से बनने वाले क्वेश्चन जो सांबर झील से भी बन सकते हैं और सांबर क्षेत्र से भी बन सकते हैं। तो देखिए सांबर झील की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले क्लास में जब हमने खारे और मीठे पानी की नदियां पढ़ी थी तो मैंने आपको बता दिया था कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों के नाम। तो सबसे पहले मैनथा, जिसको मेंढा कहते हो आप, मैनथा। देखो अजमेर से आती है रूपनगढ़, मैनथा, रूपनगढ़। इधर से आ गई आपके खारी, सिकरसर, और एक आपके और ले लो खंडेला। मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये तो मैंने 5 बार बता दिया आपको। मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस नदी से कि सांबर झील को सबसे ज़्यादा लवणता की जो उपलब्धता करवाने वाली नदी, ये सारे ऑप्शन आएंगे उनमें। तो सांबर झील को सबसे ज़्यादा लवणता की जो उपलब्धता करवाने वाली नदी है उस नदी का नाम आप याद रखोगे मैनथा या मेंढा, मैनथा या मेंढा। क्लियर है? नदियों से मोस्ट क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है और बाकी नदी पूछी जाती है, बार बार ये नदी आती है। इन नदियों का नहीं आता, ये बार बार आती है। और फिर आपको पूछे कि सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदियाँ गिर रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 नदियों के नाम याद करें, बोले एक बार बोल के ट्राई करें। मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ठीक है। ये 4 नदियाँ मुख्य रूप से इसके अंदर गिरती है। तो ये सबसे आपको लगभग को सब पता है कि राजस्थान के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका एक पॉइंट आप विशेष ध्यान रखें, सांबर झील का जो तल है वो समुद्र तल से भी नीचा है। सांबर झील का जो तल है वो समुद्र तल से भी क्या है? नीचा। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान का सबसे नीचे का निम्नतम जो पॉइंट है वो सांबर है। उच्चतम तो आपको पता है माउंट, आपके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो तो कौन सा हो गया? सिरोही में है। और सबसे नीचा जो पॉइंट है वो जयपुर में। ये आ सकता है एग्जाम में, जहां आपको पूछेंगे कि राजस्थान का निम्नतम
जो नीचे का जो बिंदु है वो किस जिले में स्थित है। झील देंगे तो सबको पता चल जाएगा, वो आपको झील नहीं देके जिला दे देगा। तो जयपुर में ध्यान रखें, निम्नतम जो बिंदु है वो जयपुर में है सांबर झील, और उच्चतम जो है वो सिरोही के अंदर है गुरु शिखर। ये एक सामान्य सी चीज आपको पता चल गई। फिर आपको पता है इस झील का निर्माण, तो देखिए सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अब जिसने मेरी पहली क्लास ली है राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक उपनाम, जब मैंने इसकी पूरी व्याख्या की हुई है वहाँ पे, ये जो मैं रिवीजन ही करता हूँ। मेरे नोट्स आप जब मेरी क्लास से लेंगे तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं कम से कम 5 बार रिवीजन करवा देता हूँ, तो बच्चों के वो टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाता है। जैसे ये चीज़ें मैंने पहले बता दी है, अगर पहली जिसने क्लास देखी थी तो मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले ही बता रखा है। तो यहाँ जब बच्चे बैठते हैं सामने लेने के लिए तो उनके एक तो खौफ नहीं रहता, जैसे ही मैं बताना शुरू करता हूँ वो लगभग उनके तो एक तरह का रिवीजन होता है। तो आप पहले वाली जो क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, जो नए जुड़े हैं भाई वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना, ताकि आपको और अच्छी क्लासें मिल सके। जल्द ही साइकोलॉजी की, हिंदी, संस्कृत, सारे ऑल ओवर जो सब्जेक्ट है, राजस्थान पुलिस, वीडियो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल ओवर आपको क्लासें मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। आप कंपनी जो भी है आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए, किसी और की देख लीजिए क्लासें, हमारी वाली देख लीजिए। मैं कचरा बिल्कुल नहीं बताता, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फैक्ट है, उससे एक ही पॉइंट इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो थोड़ा आप सहयोग करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, थोड़ा शेयर कर दिया, और क्या लगने वाला है, अंगूठे से इधर से उधर ही तो करना है। निर्माण वासुदेव चौहान, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, अब बिजोलिया आपको पता ही है भीलवाड़ा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। बस इतनी सी जानकारी है। अब आपको ध्यान रखना है बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने कराया था। इसका मतलब इसका चौहानों का उल्लेख मिलता है इसमें। किसका मिलता है? चौहानों को। और एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसने क्या किया है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, दो चीजें और याद रख लेना इसके साथ ही। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो बताने वाला शिलालेख है वो बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपाद लक्ष्य में, सपाद लक्ष्य सांबर के आसपास के 1.25 लाख गांवों के समूह को, सपाद लक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। और इसी वासुदेव चौहान ने आपके क्या किया था, यहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाया और एक मंदिर बनाया, शाकंभरी माता का मंदिर, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो आप ये मोटी मोटी याद रखें। अब अगला देखें, देखिए सांबर झील भारत के कुल नमक का 8.7% भाग जो है वो उत्पादित करती है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, भारत के कुल नमक का कितना करती है, 8.7% सिर्फ और सिर्फ सांबर झील से जाता है। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान, नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान, मैं कहता हूं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अपने दिमाग में उत्तर ले लें आप, और मेरी गारंटी है 50 से 60% लोग उसमें गलत जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखें, नमक उत्पादन की अगर हम बात करें ना, तो नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है तीसरा। हम ज़्यादातर इसको पहला करके आ जाते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि भारत के कुल नमक का 8.7% सांबर झील से जाता है। तो देखिए झील से जाता है, तो झीलों से नमक उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं, झीलों से नमक उत्पादन। अगर परीक्षा में पूछा जाए झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो हम कहेंगे पहला। लेकिन ऑल ओवर नमक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा तीसरा नंबर आता है। हम भारत के कुल नमक का 12% उत्पादित करते हैं, हम भारत के कुल नमक का 12% करते हैं। नमक उत्पादन की दृष्टि से हमारा तीसरा स्थान है, लेकिन झीलों से नमक उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है भाई, पहला है झीलों। और ये जो 12% जा रहा है ये सारा का सारा झीलों से ही तो जा रहा है, ठीक है। तो झीलों से नमक उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं, और वैसे ऑल ओवर अगर नमक उत्पादन में हम बात करते हैं तो हम किस नंबर पे हैं भाई, तीसरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और देख लिए, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। सांबर में नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट
लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सांभर के अंदर है। केंद्र सरकार का मतलब समझ रहे हो, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसलिए इसकी स्थापना आपको याद करनी है 1964। क्लियर है ना, 1964। यहाँ सांभर झील में नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो किसका है, आपके केंद्र सरकार का उपक्रम है, और जिसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। मोस्ट पॉइंट है सांभर झील के अकॉर्डिंग झील तो इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 जिलों में फैली है, जयपुर, अजमेर और हमारे नागौर में। इसमें नदियां गिरती है मैनथा, रूपनगढ़, इधर से आएगी खारी और खंडेला। फिर मैं आपको और बता देता हूँ, मैनथा सबसे ज़्यादा लवणता की, सबसे ज़्यादा पानी की, सबसे ज़्यादा कुछ भी आ जाए सबसे ज़्यादा मैनथा कर देना है वहाँ पे। सांभर झील जयपुर, समुद्र तल से इसका तल नीचा है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, जिसका उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख का मैंने और थोड़ा सा बताया, वो देखना। सांभर झील भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादित करती है। और नमक अगर हम कहें झीलों से नमक उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। ऑल ओवर नमक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। भारत के कुल नमक का 12%। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1964। और इस सांभर झील में जो आपके शैवाल पाया जाता है, मैंने यहाँ पहले लिख दिया, इस शैवाल का नाम आप जरूर देख लेना, स्पाइरूलिया जो शैवाल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके सांभर झील में। सांभर झील समाप्त। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें अब, तो इसको तो आप ऐसा है का ऐसा उतार लेना। झील के बारे में तो बस इतना ही है। अब झील के अलावा इसके और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें गिरने वाली नदियां बोलो एक बार आप, मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। देखिए यहाँ आ जाओ आप, सबसे पहले रूपनगढ़। रूपनगढ़ एक जगह है अजमेर में, और वैसे पूरे राजस्थान में रूपनगढ़ की जो बजरी है वो फेमस है। रूपनगढ़ एक जगह का नाम है, यहाँ एक नाला बहता है, उसका नाम हो गया नदी। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो अजमेर में है। अब इस रूपनगढ़ की विशेषता क्या है देखना, ये मोस्ट है आपके नदियों के साथ साथ इनको याद करें। हमारे यहाँ पे एक संप्रदाय चलता है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। देखिए निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, अजमेरी है। और ये सलेमाबाद जो पीठ है ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। तो ये नदियों में भी क्लियर हो जाएगा। नदियों से आगे बढ़ रहे हैं तो रूपनगढ़ नदी का मैं और बता देता हूँ। रूपनगढ़ नदी वैसे तो आपके सांभर झील में गिरती है, लेकिन रूपनगढ़ नदी का एक क्वेश्चन बनता है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है सलेमाबाद, जो किस नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में, निम्बार्क संप्रदाय, इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं, इसको नारद संप्रदाय भी कहते हैं, इसको सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादि। 4 नाम है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, जिसको हंस संप्रदाय, जिसको श्री संप्रदाय, जिसको नारद संप्रदाय, जिसको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा हंस संप्रदाय। 4 जगह देंगे, मिलान करना आएगा। बढ़िया नाम है हंस संप्रदाय। इस निम्बार्क संप्रदाय को ही कहते हैं। इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख सलेमाबाद है। इसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। कभी आओ, इधर आना हो आपके अजमेर की तरफ, तब आप ज़रूर यहाँ जाके आएँ। और यहाँ जब आप जाओगे तो आप देखो कि ज़्यादातर जो मंदिर होते हैं वहाँ राधा की नहीं होती है प्रतिमा, लेकिन यहाँ पे राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है, ये इनकी विशेषता है। आपसे पूछते हैं कि संप्रदाय में राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा संप्रदाय है वो, निम्बार्क संप्रदाय, जहाँ राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है। और इस पीठ की स्थापना की थी परशुराम जी ने। हो गया। 4 उपनाम बोलो वापिस, हंस संप्रदाय, श्री संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। उपनाम है निम्बार्क संप्रदाय के। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद, और सलेमाबाद किस नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे। फिर आपको ध्यान रखना है भाई, रूपनगढ़ ये जो सलेमाबाद पीठ है, जिसको आप निम्बार्क संप्रदाय कहते हो, इसकी पीठ की स्थापना परशुराम जी ने की थी। इनकी भी मूर्ति लगी हुई है, हमारा तो आना जाना लगता है यहाँ पे। यहाँ राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है। अब इसी संप्रदाय का एक और मोस्ट बता देता हूँ। इसी संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है जिसको कहते हैं सखी संप्रदाय।
ये भी वेरी मोस्ट में आता है भाई। हरिदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसको कहते हैं हरिदासी संप्रदाय। आपसे पूछ ले कि सखी संप्रदाय किसकी उपशाखा है, तो आपको ध्यान रखना है निम्बार्क संप्रदाय की। इसमें क्या होता है, हरिदास जी ने इस पंथ का चलाया था, और सखी का मतलब दोस्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, अपनी सखी मानते हैं, और सखी का मतलब ये क्या करते हैं, अपने आप को औरत के रूप में प्रदर्शित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को सखी मानते हैं। यहाँ के जो पुरुष होते हैं ना, वो महिला का श्रृंगार करते हैं, मतलब 16 श्रृंगार करते हैं पूरे के पूरे। कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार। यानी पुरुष जो है वो महिला बन के रहते हैं। किस संप्रदाय में? सखी संप्रदाय में 16 श्रृंगार करते हैं। अभी मैंने जो श्रृंगार लिखा है वो हिंदी वाले देख लेना। श्रृंगार शुद्ध शब्द ऐसे होता है, हमको ऐसे अभी हिंदी नहीं पढ़ानी, चलो छोड़ो। तो ये श्रृंगार शब्द आपको ध्यान रखना, शुद्ध है, 16 श्रृंगार करते हैं, ठीक है ना, महिला बन के रहते हैं। यहाँ की इसकी जो प्रमुख पीठ है वो वैसे यूपी के अंदर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सखी संप्रदाय वो है, वो निम्बार्क संप्रदाय की ही उपपीठ है। मैंने नदी के साथ साथ एक संप्रदाय भी आपके करवा दिया है। नदियों में ही चल रहे थे, नदियों के अगला टॉपिक था रूपनगढ़ नदी, वहाँ नहीं बता के मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। वापिस सुन लेना, निम्बार्क संप्रदाय जिसको हंस संप्रदाय, श्री संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय कहते हैं। इसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, जिसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता, राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजते हैं। फिर इसका एक उप संप्रदाय है जिसको कहते हैं सखी संप्रदाय, जिसकी स्थापना हरिदास जी ने की थी, इसलिए इसको हरिदासी संप्रदाय कहते हैं। यहाँ पे पुरुष क्या करते हैं, पूरे 16 श्रृंगार करते हैं भाई, ये मोस्ट है। चलिए, तो ये आपके संप्रदाय भी हो गया, एक नदी भी हो गई, और झील से संबंधित क्वेश्चन भी हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, इस झील के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है भाई। इस झील की सबसे बड़ी विशेषताओं में मैं ले लेता हूं कि देखिए, एक है आपके रामसर साइट। ये रामसर ईरान के अंदर एक सम्मेलन हुआ था भाई पक्षियों को लेकर। ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, किसको लेकर? पक्षियों को लेकर हुआ था 1972। आप सनों में मत जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। 1972 में कि जो पक्षी है उनको कैसे संरक्षित किया जाए। जगह थी रामसर, तो कहा कि उस क्षेत्र को विकसित करो, आप पक्षियों के लिए सुरक्षित करो और उसको नाम दे दो हमारे नाम से, रामसर साइट। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में 2 रामसर साइट है। राजस्थान में कितनी है? 2। देखो, पक्षी से संबंधित है। रामसर साइट का मतलब होता है नम भूमि क्षेत्र, ये भी याद रख लेना आप, नम भूमि क्षेत्र, जहाँ पर पक्षी आते हैं, अर्थात विदेशी पक्षी भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रामसर साइट राजस्थान में 2 है। आपको एक तो वही है केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर वाला, और एक आपके है सांबर झील। एक आपके कौन सी आ गई? सांबर झील। तो रामसर साइट आपके राजस्थान में 2 ही हैं, ध्यान रखें। एक तो है केवलादेव घाना पक्षी विहार, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा। साइबेरियन क्रेन जो है वो आपके केवलादेव में आते हैं, तो ये इसीलिए इसको रामसर साइट में घोषित किया गया है। और सांबर झील को भी रामसर साइट में ले लिया गया है। तो अब हम कहेंगे, पहले तो सनों में अगर आप याद करना चाहो, ये तो 1981 में लिया गया था, इसको 1990 में। तो अभी तक तो ये पूछेंगे, उसके बाद सनों में जाना, ये सन तो याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अब हुआ क्या, केवलादेव को तो हम आगे पढ़ लेंगे, सांबर को भी पढ़ रहे हैं। सांबर झील में ऐसे कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो सांबर झील में पहले आती है आपके कुरजा। कुरजा वैसे गीत भी है, ठीक है। विरह का प्रतीक जो गीत है वो कुरजा है, सुन लेना। सीमा मिश्रा जी की आवाज़ में बड़ा ही मीठा है, ठीक है। बारिश में सुनने में आनंद ही कुछ और आता है इस गीत का। तो कुरजा जो गीत है वो गीत भी है, और कुरजा एक पक्षी भी है। ये कुरजा पक्षी आपके राजस्थान में 3 जगह देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट खिंचन, ये खिंचन गांव जो है वो जोधपुर में। एक तो खिंचन गांव कहाँ पर है आपके? जोधपुर में कुरजा पक्षी देखने को मिलता है। एक आपको पता है सांबर में, तो दूसरी जगह मैं कर दूंगा सांबर, इसीलिए तो इसको रामसर साइड में लिया गया है। सांबर का मतलब आपके आ गया जयपुर। और तीसरी एक जगह है ताल छापर। ताल छापर में भी ये पक्षी देखने को मिलता है। तो ये 3 जगह पाया जाता है आपके, जिसमें आपके ताल छापर हो गया चूरू। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछा जाता है। खिंचन गांव किसके लिए फेमस है? कुरजा पक्षी के लिए। तो यहाँ कुरजा पक्षी आता है, और कुरजा पक्षी की आपको याद रख लेना, एक गीत भी है, विरह वाला गीत है, खिंचन जोधपुर।
सांबर जयपुर और ताल छापर चूरू, ये 3 जगह कुरजा पक्षी पाया जाता है। यहाँ आता है राजहंस। क्या आता है आपके? राजहंस। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस जो है वो सांबर झील में देखने को मिलता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बार बार का मतलब बार बार कि भाई राजहंस देखने को मिलते हैं। राजहंस जो है वो सांबर झील में देखने को मिलते हैं। तो हमने पढ़ लिया आपके क्या क्या पढ़ा कि रामसर साइट के अंदर आपके राजस्थान के 2 स्थान आते हैं, केवलादेव घाना पक्षी विहार 1981 में, सांबर झील को 1980-90 में। अब कहेंगे सांबर झील को क्यों लिया गया, तो हम कहेंगे भाई विदेशी पक्षी भी आते हैं यहाँ पे। कि कौन कौन से आते हैं? कि हम कहेंगे कुरजा आती है। कुरजा, तो कुरजा के बारे में कहाँ कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? खिंचन गांव फेमस है, सांबर में भी है और ताल छापर में भी है। अब आपको कहे और कौन सा पक्षी, तो हम कहेंगे राजहंस। राजहंस जो गुजरात का क्या है आपके राज्य पक्षी। ठीक है भाई। अब इस झील के किनारे और क्या क्या विशेषता है? इस झील के किनारे स्थित है आपके एक मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, और इस मस्जिद का नाम है नलियासर मस्जिद। आपको सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा नलियासर मस्जिद कहाँ है, आप सीधा उत्तर दे दो सांबर, बस सीधी सी बात खत्म। झील पूछे तो सांबर झील, स्थान पूछे तो सांबर। तो एक तो नलियासर मस्जिद है। एक यहाँ पर स्थित है मंदिर, एक यहाँ पर स्थित है मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता जो चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, ये वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ये शाकंभरी माता का जो मंदिर है, ध्वजा तो लहरा दो एक, ठीक है, ये शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो भी आपके सांबर झील के किनारे है। यही इसी तीर्थ को कहा जाता है देवयानी तीर्थ। राजस्थान पुलिस 2013, आप लिख लो। मैं आपको एक फिर बताता हूँ, पिछले में भी बताया था कि मैं हर एग्ज़ाम में मेरी ड्यूटी लगती है। इससे पहले के एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की है और हर एग्ज़ाम का मतलब हर एग्ज़ाम में आज तक लगती आई है, तो पेपर मेरे ध्यान में रहता है। 2013 में आया था कि देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है, सीधा पूछा गया था, तो देवयानी तीर्थ सांबर। अब इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी कहा जाने वाला देवयानी तीर्थ सांबर झील के किनारे स्थित है। और याद रखें, तीर्थों का मामा ये पुष्कर को कहते हैं, और भांजा मचकुंडा, मचकुंड धौलपुर, ये मोस्ट है भाई। ये मामा जी तो ना बार बार पूछे जाते हैं, तो ये तो इतना खास नहीं है। तीर्थों का भांजा याद करें, तो तीनों मैंने बता दिए हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांबर, और तीर्थों का भांजा मोस्ट है मचकुंडा। और मचकुंडा कहाँ पर है आपके? मचकुंडा कहाँ? धौलपुर। ठीक है, ये सांबर झील की आप सामान्य सी जानकारी और रखेंगे। ठीक है, और क्या है सांबर झील की विशेषता, तो सुनिए। इसी सांबर झील के किनारे 1562 में अकबर और हरकूबाई का विवाह हुआ था। विवाह लिख देता हूं सीधा, मोस्ट है। आपको झील पूछ ले तो झील, जगह पूछे तो जगह आपसे पूछ ले। अकबर और हरकूबाई का जो विवाह हुआ था वो किस झील के किनारे हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि अकबर और हरकूबाई का विवाह हुआ था वो सांबर झील के किनारे हुआ था। और देख लें, यहीं पर आपके 1574 में संत दादू दयाल जी, जिसने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी, संत दादू दयाल जी का प्रथम उपदेश, संत दादू दयाल जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सांबर झील के किनारे ही दिया था। याद रखें, संत दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ तो नरेना है, लेकिन दादू दयाल जी का जो पहला उपदेश दिया गया था वो पहला उपदेश दिया था सांबर झील के किनारे। तो हम कह सकते हैं दादू संप्रदाय का प्रारंभ जो हुआ था वो आपके सांबर झील से हुआ था। इसकी प्रमुख पीठ है नरेना। नरेना कहाँ है? जयपुर के अंदर। प्रमुख संत हैं आपके दादू दयाल जी। ये समय देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के आसपास का पूरा वही टाइम चल रहा है, मतलब अकबर था इस समय। तो आपको अगर पूछ ले कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ भेंट करने वाले राजस्थान के संत, अरे ये भाई रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन आया भाई, वेरी 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 मोस्ट। अकबर के साथ भेंट करने वाले राजस्थान के जो संत हैं, उस संत का नाम आपको याद रखना है। उस संत का नाम है
संत दादू दयाल, जिन्होंने अकबर के साथ क्या की थी, फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी। यूपी में है फतेहपुर सीकरी, कभी देखना। तो ये 3 आपके ऐतिहासिक भी आपको ध्यान रखना है। 1562 में अकबर और हरकुबाई का जो विवाह हुआ था वो सांभर झील के किनारे हुआ था। 1574 में दादू दयाल जी ने पहला उपदेश सांभर झील के किनारे दिया था। कौन दादू दयाल जी? जो दादू संप्रदाय के प्रवर्तक है, जिनकी प्रमुख पीठ है नरेना। इनकी और क्या विशेषता है? अकबर से मिलने वाले, मुगल सम्राट अकबर से मिलने वाले जो थे राजस्थान के संत, वो संत थे दादू दयाल। इनके प्रमुख शिष्य का नाम तो जानते हो ना, रजब जी, जो जिंदगी भर किस में रहे थे? दूल्हे के वेश में। संत रजब जी, रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरग की ठोर। शादी में जा रहे थे, पता नहीं क्या सूझी, गुरुजी के दर्शन करने चले गए और गुरुजी ने कहा कि रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर। शादी में ब्याह में मोर माध्या करे ना रे, मोर पंख। आया था हरि भजन को, कि तेरा तो जन्म हरि भजन को हुआ है, करे नरग की ठोर, तो कहाँ नरक की ओर जा रहा है। तो ये आपके इनके प्रमुख संत का नाम है। जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे थे रजब जी। याद तुम्हें करना है, यहाँ करो वहाँ करो कहीं करो, इतना याद तो कर ही रहे हो तो 2 पॉइंट और सही। तो एग्ज़ाम में भी यही आने वाला है। आप दादू दयाल जी से उठा के देखेंगे तो बस ये रजब जी है, फतेहपुर सीकरी है, नरेना है, यही बार बार पूछा जाता है। तपस्या की थी नरेना में, तो दादू खोड़ भी कहते हैं इस नरेना को। क्या कहते हैं? दादू खोड़। तो ये था आपके पहली झील सांभर झील, जिसमें आपके ऐतिहासिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। रूपनगढ़ वाला भी आपको देखना है, ठीक है। और अगर आपसे कहे साल्ट म्यूजियम की स्थापना, साल्ट म्यूजियम, नमक संग्रहालय, नमक संग्रहालय की जो स्थापना की है वो सांभर झील के किनारे है। नमक संग्रहालय, नमक संग्रहालय को अंग्रेजी में कह दो आप साल्ट म्यूजियम। तो साल्ट जो म्यूजियम है वो सांभर में है, जबकि देश का पहला आदर्श लवण फार्म वो है, वो नावा में है। देश का आदर्श लवण फार्म जो है वो कहाँ पे? आपके नावा के अंदर। तो ये पहली झील हो गई। हमें झीलें पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ 3, और पहली ही झील मोस्ट है, बाकी अब छोटी छोटी झीलें हैं। तो आप सबसे पहले, मैं जब तक बोर्ड साफ करूँ कुछ उत्तर दे दो। उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताओ। हाँ, लूणकरण सर। हाँ, आ गई आवाज़, आ गई मेरे पास, लूणकरण सर। फिर आप ये बताइए, पोखरण खारे या मीठे पानी की? अच्छा, मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की। किसने कहा मीठे पानी की? खारे पानी की, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, बालसमंद मीठे पानी की, पलाया जैसलमेर, पलाया झीलें जैसलमेर, खड़ीन है, खड़ीन का ही नाम पलाया। तो चलिए आगे झील पढ़ते हैं। पंचभद्रा, पंचभद्रा सबको पता है, बाड़मेर। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर। अब तो 5-5 पॉइंट है, डरे नहीं। सांभर झील को विस्तार से बताने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि संत संप्रदाय से पूछ ले, इतिहास से पूछ ले, ठीक है, नदी से पूछ ले, तो वो काफ़ी कुछ बड़ा, एक ही तो झील है पढ़ने लायक। अब तो इनके 5-5 पॉइंट है। पंचभद्रा झील, देखिए पंचभद्रा झील जो है बाड़मेर में है, पंचा नामक भील के द्वारा, पंचा नामक भील के द्वारा कहते हैं कि इस झील का निर्माण करवाया गया था। 4 ही पॉइंट है। नंबर 1, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक, सीधा सा याद कर लो आप तो। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। बस खत्म बात, इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। पंचभद्रा झील की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक मिलता है, यानी सांभर से भी बढ़िया जो नमक मिलता है वो यहाँ मिलता है, जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। अब कहते हैं क्या कारण है ऐसा? तो इसका कारण है रेस्ता प्रणाली। प्रणाली का नाम क्या है? रेस्ता प्रणाली। अब रेस्ता प्रणाली क्या होता है कि यहाँ एक जाति रहती है जिसका नाम है खारवाल। नमक कैसा होता है रे? खारा। तो खारवाल जाति का नमक संबंध किससे है? नमक उत्पादन से। याद कर लेना, नमक खारा होता है और खारवाल इनका नाम ही इसीलिए पड़ा है। तो खारवाल जाति का संबंध नमक उत्पादन से है। ये खारवाल जाति क्या करती है, यहाँ एक झाड़ी पाई जाती है, मोरली झाड़ी। कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं इस झाड़ी में जो गंदगी को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब वो क्यारा बनाते हैं ना, हमारे यहाँ पे देख लेना, ऐसे क्यारे बना देते हैं भाई, इसको क्यारा कहते हैं।
ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ रेत लगा दी। अब यहाँ कुओं से क्या करते हैं, कुओं में वो मोटरें वोटरें होती हैं, उसमें से पानी डाल देते हैं, फिर इसको हिलाते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो जो हिलाने का जो तरीका है, हम तो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े लोह के आप उन चीज़ें रखते हैं, उस ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। ये क्या करते हैं, मोरली झाड़ी से उस पानी को हिलाते हैं, झाड़ी है बड़ी सी, उसको इससे हिलाते हैं, तो उससे क्या है, उसकी गंदगी जो है ना वो चली जाती है, गायब हो जाती है। इसीलिए आपके सबसे बढ़िया जो नमक है वो है पंचभद्रा का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक, 98% सोडियम क्लोराइड, रेस्ता प्रणाली, खारवाल जाति, मोरली झाड़ी। कौन सी झाड़ी आपके, मोरली झाड़ी। अब देखो यहाँ दो बड़े बड़े कारखाने हैं, एक तो सांवला और हीरागढ़, सांवला और हीरागढ़। अगर आपको पूछ ले कि सांवला और हीरागढ़ जो नमक के कारखाने हैं वो कहाँ पर है, तो आप सीधा सा उत्तर देना, कहाँ पर है भैया। ठीक है, खत्म। वापिस सुनने, पंचभद्रा बाड़मेर पंचाबिल के द्वारा निर्मित, विशेषता एक ही विशेषता, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। उसका कारण क्या है, तो आप कहोगे रेस्ता प्रणाली। याद रहे तो ठीक है, ये याद रख लेना। रेस्ता प्रणाली में खारवाल जाति के दो लोग मोरली झाड़ी के द्वारा आपके क्या करते हैं, नमक निकलवाते हैं। और यहाँ दो बड़े बड़े नमक के कारखाने हैं, और उन कारखानों को क्या कहते हैं भाई, हीरागढ़ और सांवला। आखिरी झील, और वो झील है हमारी डीडवाना झील, जिसका नमक खा के हम बड़े हुए हैं भाई। अभी आप किताबों में, गाइडों में पढ़ते हो कि आपके डीडवाना झील का नमक खाने लायक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि डीडवाना झील का नमक पूरे भारत में भेजा जाता था, डीडवाना साल्ट के नाम से। हमने बहुत वो नमक खाया है। अब नमक की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब हो गई है। अन्यथा पहले क्या है, ऊँट गाड़े जो होते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहाँ से वो नमक लेते थे, ऊँट गाड़ों में डाल के फिर गाँव गाँव बेचते थे। बिल्कुल आप हीरे जो होते हैं ना, छोटे छोटे हीरे, इतना चमकीला नमक था यहाँ का। हमारे मम्मी दादा दादी जो है वो ख़रीद के फिर उनको पीसते थे, तो खाने लायक था नमक पहले। लेकिन पहले क्या था, प्राकृतिक था। फिर धीरे धीरे ये कुइया पद्धति आ गई। कुइया पद्धति जानते हो, कुएँ खोदने लग गए। पहले तो ऐसा था, कोई कुआं एक बड़ा सा खड्डा खोद देते थे, उसमें जो पानी आता था उसी से क्या करते थे, वो डालते। अब वो उसको और ज़्यादा नीचे कर दिया, नीचे कर दिया तो आपको पता है अब तो गंदगी आने वाली है। और फिर मोटरें लगा दी। पहले 10 केरे थे, आज वहाँ 50-50 केरे हो गए। तो इसके कारण ये नमक की क्वालिटी अब हो गई ख़त्म। हम पढ़ रहे हैं डीडवाना झील। तो डीडवाना जो झील है नागौर में है, आपको ध्यान रखना है। हम इसको कहते हैं खालडा, खालडा झील। खारे से अर्थ हो गया, खालडा झील बोलते हैं डीडवाना में। हम कहते हैं खालडे जा रहे हैं, खालडा किधर जा रही हो, खालडा में जाऊँ। खालडा का मतलब भैया कर खालडा झील। कभी यहाँ आए हो तो आप देखना, यहाँ पर आपके पाड़ा माता का मंदिर है। पाड़ा माता का मंदिर मोस्ट है भाई, बहुत फेमस मंदिर है ये डीडवाना का। डीडवाना नहीं, भारत में बाहर के लोग जो है ना वो यहाँ पे आपके ज़रूर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी समस्या क्या है आपको पता है क्या, कि कोई आरपीएससी वाला नहीं आया अभी। जिस दिन आ जाएगा ना, इस मंदिर की भी अपनी विशेषता रही थी। आपके औरंगजेब ने इस मंदिर में चारों तरफ मूर्तियां लगी हुई है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है, मतलब ऊपर तक मूर्तियां लगी हुई है। सारी मूर्तियों को उसने खंडित करवा दिया था। फेमस मंदिरों में है आपके पाड़ा माता का मंदिर। ठीक है भाई, आगे पढ़ें इसके बारे में। तो नमक वाले क्षेत्र में सर की माता भी कहते हैं इनको। तो पहले तो यही जो आप गाइडों में पढ़ते हो, यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। चमड़ा साफ करने में और तेज़ाब वगैरह बनाने में इसका यूज अब होने लग गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, डीडवाना में नमक उत्पादन का कार्य देवल संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ये लो, रीट 2012। रीट 2012 में क्वेश्चन आया था कि देवल संस्थाओं का संबंध है, देवल संस्थाओं का संबंध है। 4 ऑप्शन में आप कर देना नमक उत्पादन। देवल संस्थाओं का संबंध है नमक उत्पादन में। डीडवाना में नमक उत्पादन का कार्य किन के द्वारा किया जा रहा है, आपके देवल संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये कहाँ मेरे को भी पता नहीं। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ये पट्टे पे दिया जाता है, लोग निकालते हैं। अब देवल संस्थाएं गाइडों में पढ़ते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा, लेकिन है गाइडों में चल रहा है तो हम भी पढ़ लेते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 कारखाने हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा
कि ये सारे कारखाने ख़त्म हो गए, बंद पड़े हैं, लेकिन आज भी आप गाइडों में जो जिस जगह का है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता है। मेरे को पता है एक भी कारखाना हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है कि ये डीडवाना में है। थे पहले, बंद हो गए सारे। सोडियम नहीं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो गुरुजी घटा है, मन खुद नहीं डाको, गुरुजी बंद हो गई है डीडवाना में। डीडवाना कहाँ ना, अभी पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था HMT वाला, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से अजमेर में स्थापित की गई है ना, चचियावास में। अब पिछले साल उसको बंद कर दिया गया था, वो अपने तुम तामड़े लेकर ना सब वो डेरा, उनके तो डेरे लद गए, वो बंद हो गई। और अभी अगले एग्जाम में पूछ लिया था कि 4 इधर दे दिए, 4 इधर मिलाने का, मिलाओ भाई। तो HMT कहाँ है, अजमेर कहाँ है भाई? आप पेपर बनाने वाले थोड़े आंखें खुली रखा करो, करंट जीके के टच में रहो। अभी आपको ऐसा लिखना चाहिए अभी बंद हो गई है, और इनको क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए जो चल ही नहीं रही है फालतू के अंदर। पूरे राजस्थान में ऐसा चल रहा है कि डीडवाना में तो बहुत रोजगार है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप कहोगे सोडियम सल्फाइड का कारखाना है, सोडियम सल्फेट का कारखाना, एक ही नहीं है हमारे। अगर ये होते तो बेचारे बच्चों को रोजगार तो मिलता ना। तो आप तो लिख लेना बस, और सबको बोलना नहीं है। और आपके आसपास में भी जो कारखाने बंद हो गए ना, उनके बारे में जानकारी रखा करो। अब सरकार के लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि साहब वहाँ पे आप जैसे कई भरतपुर से हैं, कई अलवर से हैं, वो सोच रहे हैं कि डीडवाना में देखो कितना छोटा सा गांव है या शहर है, वहाँ इतने बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा है, सब बेरोजगार। पहले चला था ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, लेकिन बाहर वो नहीं, किसी के टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ होशियार लोगों ने चलाया था, ठीक है। रातों रात वो सरकार से सहायता प्राप्त की, साल भर चलाया, और फिर पूरी मशीनें हैं वो ब्लैक में बेच पूछा के ताला लगा के चले गए। तो अभी आप अगर डीडवाना आओ कभी, तो ये एक खंडर बना हुआ है, इस खंडर में आप ज़रूर घूमने के लिए जाओ। ऊपर कबूतर बोलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, लव पॉइंट ज़रूर है ये हमारे यहाँ का, प्रेमी जोड़े ज़रूर मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये भी बंद, ये तो है ही नहीं, ये भी बंद। और ये आपके है हमारी डीडवाना झील, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो भाई यहाँ पे आपके झीलें खारे पानी की समाप्त। अब आप कहोगे गुरुजी नामा कुचामण बढ़िया है, नामा भी है बढ़िया है, कुचामण भी है, सिर्फ जगह याद रखो। रेवासा खारे पानी की झील है, सिर्फ इतना याद रखो। फड़ौदी खारे पानी की झील है, इतना याद रखो। ताल छापर खारे पानी की झील है, इतना याद रखो। बाकी काबोद खारे पानी की झील है, पीतमपुरी सिक्कर वाली खारे पानी की झील है, पोखरण खारे पानी की झील है, ठीक। हाँ, और कुछ याद नहीं करना है। बाकी देखो नाम किया, ताल छापर वाल छापर हम जाते रहते हैं, हमारे चूरू पास में है, कोई ऐसी झील वील कुछ नहीं है, ना कोई नमक उत्पादन कोई इतनी बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये खारे पानी की झीलें समाप्त, मीठे पानी की झीलें हम कल पढ़ेंगे। आप सबसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। मेरे हिसाब से अच्छा ही लगेगा, क्वालिटी तो मैं ठीक दे रहा हूँ आपको, औरों से बढ़िया है। जो जितना पढ़ाया है वो सारा काम का है, फालतू का ज्ञान मैं आपको देता नहीं। मैं भी और बढ़ा चढ़ा के इसको, और मैं अपना ज्ञान छांटने के लिए आपको 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करवा देता इसमें, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली साल की रिव्यू कितनों ने ले ली? मेरी कोचिंग का एक नियम है, जिस बच्चे के पास रिव्यू नहीं है, रिव्यू का मतलब पिछले सालों के आए हुए पेपर, अगर वो नहीं है तो आपको इस कोचिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये वास्तविकता है, जो डीडवाना वाले स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी पता है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन सारे मैं रिवीजन करता हूं, और फिर उन बच्चों का कॉन्फिडेंस आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। एक भी क्वेश्चन उन बच्चों का गलत नहीं होता, और वो वेट करते हैं कि एग्ज़ाम कब हो और कब हम सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। और आपके डर रहता है कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, पता नहीं कौन से कोई आसमान से टपकेंगे कि अरे कुछ नहीं, अरे भाई रिवीजन होते हैं क्वेश्चन बार बार। रिव्यू पढ़ लोगे तो फेल नहीं होगे आप, जीके तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो रिव्यू वाली लीजिए। और रिव्यू के लिए सबसे बढ़िया, अगर आप, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यश गुरु ऐप, वापस बता देता हूँ, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सर। यश गुरु ऐप, आप इसको डाउनलोड कीजिए, यश गुरु ऐप को। इस पे आपको आज तक के जितने भी एग्ज़ाम आरपीएससी ने करवाए हैं या अन्य किसी भी संस्थान के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए गए हैं उनके पेपर प्लस आरपीएससी के द्वारा जारी की गई की जो ऑथेंटिक है
आपके कई रिवाइज्ड वाली जो हम देखते हैं उसमें 10 क्वेश्चन गलत आते हैं, मैं बच्चों के सही करवाता हूँ कि देखो ये नहीं, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि वो भी अबे से छापते हैं, देख के छापते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो क्वालिटी मिलेगी। तो यहाँ से आप ज़रूर पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। मानो आप सेकंड ग्रेड हिंदी की कर रहे हो, हिंदी के सारे पेपर मिल जाएंगे, तो हिंदी के पेपर डाउनलोड कर लो, साथ में जीके के कर लो। इंग्लिश के कर रहे हैं तो इंग्लिश के कर लो, साथ में जीके के कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको खुद को पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट कैसा आ रहा है और सब्जेक्ट के साथ आपके जीके कैसा आ रहा है। बहुत नॉर्मल जीके आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपको अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप थोड़ा सा सही दिशा में आप तैयारी करोगे तो आप आराम से फाइट करते हो एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। मन से निकाल दो, पेपर वही आएगा जो आपको आता है। जैसे कई बार आपको, मैं जब एग्ज़ाम देने जाता था, मानो मैंने तो दिए उतने में मैं क्लियर हो गया था, 5 एग्ज़ाम दिए, 5 में पास। फिर आगे कोचिंगों में पढ़ गए, इधर आ गए। तो अब आगे की सुने कहानी। तो जैसे मैंने उद्योग के अंदर मेरे को 3 पॉइंट याद है, 3 या मानो 4 है या 5 है। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता था, भगवान की कसम, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरे को पता है इन 5 में से आएगा। कई मेरे से पूछते थे इसका बता, यार मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को तो बस ये 10 क्वेश्चन याद है, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस इतना कि इनमें से ही आना है। और जब मैं अंदर जाके पेपर देखता, नो डाउट उसमें से ही आता, क्योंकि इतना अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी का ले लिया है। और आपको भी मैं अपना अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ कि पेपर से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। अपने मन में ये मत रखो कि ये तो साल भर से तैयारी कर रहा है और हमने अभी तैयारी शुरू की है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे बढ़िया तैयारी पे जा सकते हो। एक सही दिशा में आप जाइए। तो पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं वो ज़रूर आप एक बार के डाउनलोड करके देखिए, ठीक है। फिर वो रिव्यू वगैरह की बुक सर के पास उपलब्ध है, वो भी लीजिए। आपके भले के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेहनत करें, थोड़ा मैं तो कर ही रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तो शेयर कर देना, लाइक लुइक तो करा ही हो कोने। वैसे भी पढ़ने वाले, मैं ये चाहता हूँ इस चैनल से जुड़े वो पढ़ने वाले जुड़े, जो शाम को 2 घंटा या 1 घंटा अपना यूट्यूब चलाए, वीडियो देखे सारे के सारे, कोई काम की चीज़ है उसको ले ले और बाकी उस फ़ोन को राम राम कर दे कि भाई अब तेरे को शाम को ही मिलेंगे। सारा दिन फ़ोन का यूज़ मत किया करो रे, सुबह से शाम तक लगे रहते हो। सुबह से शाम तक नहीं, शाम को सिर्फ घंटा या 2 घंटा, 7 से लेकर 8 या 9 बजे तक, ठीक है। धन्यवाद, तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट। हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं आपका सहयोग भी हमें मिले तो आपको और अच्छी क्लासें मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद, राम राम।